टाटा स्टील्स एशिया की फर्स्ट प्राइवेट स्टील कंपनी है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1907 में। हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज डिस्कस करेंगे टाटा स्टील्स का पोटेंशियल। क्या स्टॉक 100 रुपए से 1000 रुपए तक जाने का दम रखता है? कितना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं स्टॉक में? बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट क्या होगा? हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज हम। तो जुड़े रहिए लास्ट तक, बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाए। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं हमारे वीडियोस आपके लिए कितने इन्फॉर्मेटिव साबित होते हैं। तो टाटा स्टील्स लिमिटेड इज टुडेज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। ना सिर्फ ऑटोमोटिव स्टील्स बल्कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी एंड पावर, इंजीनियरिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन सब फील्ड्स के लिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कंपनी। बेसिकली कंप्लीट स्टील सेक्टर के लिए कंपनी स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इंडियन स्टील डिमांड की अगर हम बात करें तो इंडियन स्टील डिमांड में कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स एंड ऑटोमोटिव सेक्टर, इन तीन सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा स्टील डिमांड देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों से। तो इन सेक्टर्स में स्टील की डिमांड में इंक्रीमेंट के साथ साथ ही स्टील की प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट होगा और स्टील की डिमांड से टाटा स्टील की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और इसका इफेक्ट होगा सीधा सीधा इनके सेल्स और रेवेन्यू पर और वो ग्रो होगा। तो ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ स्कोप क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अगर नजर डालें तो कंपनी का हाईएस्ट एनुअल क्रूड स्टील प्रोडक्शन रहा पिछले क्वार्टर में 19.9 MN टन्स का और कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का काम भी कंपनी कर रही है मल्टीपल लोकेशंस पे। इंडिया की स्टील प्रोडक्शन की लगभग 65% तक की डिमांड टाटा स्टील्स कंप्लीट करता है। बात करें स्टील सेक्टर के ग्रोथ की तो एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक स्टील सेक्टर में दुगना ग्रोथ देखने को मिलेगा हमें और ऐसे में इस पर्टिकुलर सेक्टर की किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से हमारे पोर्टफोलियो में भी अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं। तो ऐसे में हमारे लिए टाटा स्टील्स बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड ईबिटा 32,698 करोड़ रुपए का रहा है और कैश फ्लो भी इनके पास 21,683 करोड़ रुपए के हैं। फाइनेंशियली रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रो कर रही है कंपनी। तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ शो कर रही है। कैश रिजर्व्स भी कंपनी के पास अच्छे खासे हैं। डेप्ट कंपनी का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है रिसेंट क्वार्टर में और डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी थोड़ा इंक्रीमेंट है। हालांकि 2020 के बाद बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने डेप्ट इक्विटी रेशियो को रिड्यूस किया था अबाउट 1.42% से 0.52% तक। फिलहाल थोड़ा सा फिर से इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है बट बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं है कंपनी के ऊपर डेप्ट का, लेस देन 1% ही है। तो ऐसे में फाइनेंशियली अगर हम देखें तो कंपनी ट्रस्टवर्दी है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब फंडामेंटल्स की भी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 105 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो कंपनी का 82 रुपीज और 52 वीक हाई 124 रुपीज के आसपास रहा। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है तो स्टॉक स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है। स्प्लिट नहीं होता तो स्टॉक फिलहाल 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होता। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 1,28,000 करोड़ रुपए के आसपास है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा कंपनी प्रोवाइड करवा रही है 3.42% का। बुक वैल्यू पर शेयर 95 रुपीज के आसपास की है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 8,075 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिटेबल कंपनी है बट आरओई कंपनी का कम है, 7.38% का ही है बट आरओसी 12.9% है, मोर देन 10% है जो कि सफिशिएंट होता है। शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं क्योंकि शेयर होल्डिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले। तो शेयर होल्डिंग देखें तो 33% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग्स है, 20% के आसपास एफआईआई होल्डिंग्स, 21% डीआईआई होल्डिंग्स, 23% के आसपास पब्लिक होल्डिंग्स और साथ ही साथ 0.01% की अदर्स होल्डिंग्स भी स्टॉक के अंदर हैं। एक नेगेटिव पॉइंट जो देखने को मिल रहा है कि प्रोमोटर होल्डिंग्स थोड़ी बहुत प्लेस्ड हैं इसके अंदर। हालांकि सिर्फ 1 to 2% के आसपास ही प्रोमोटर होल्डिंग्स प्लेस्ड हैं तो इतना बड़ा कंसर्न पॉइंट ये नहीं है। बात करें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की तो स्टॉक के अंदर 40 to 42% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें कंपनी के बारे में नॉलेज होती है, फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में पता होता है और उसके बेसिस पे ही वो डिसाइड करते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है और अगर किया हुआ है तो स्टॉक में
होल्ड करके चलना है या फिर सेल आउट कर देना है और निकल जाना है स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक आगे चल के बहुत ही वीक होने वाला होता है। तो हम भी उन्हें कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करना शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि हम किसे कॉपी कर रहे हैं, किस उसका हमें फ़ायदा है या नुकसान है। ऐसे में कॉपी करना बुरी बात नहीं होती है, बट जैसा कि हम हमेशा ही बोलते हैं कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे भी। अपना एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पर ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें इस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि किसी ने बता दिया हमें, हमारे फ्रेंड ने बता दिया, किसी और ने हमें बता दिया, रिलेटिव्स ने, कि इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा हमें, और हमने उसमें बिना सोचे समझे अपने पैसे डाल दिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे पैसे डूब जाएंगे और हमें बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो बिना सोचे समझे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बात करें टाटा स्टील्स की, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में 4 to 5% से ज़्यादा एलोकेशन हमें नहीं करनी चाहिए, जैसा कि फंडामेंटल्स हमें शो कर रहे हैं। नो डाउट स्टील सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाली है, बट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है कि आपको 50 गुना या 100 गुना रिटर्न्स बना के दे पाए अगले कुछ सालों में। तो इंडिकेट कर रहे हैं फंडामेंटल्स की बल्क बाइंग हमें नहीं करनी चाहिए इस स्टॉक में। बल्क बाइंग से हमें फिलहाल बचना चाहिए। पास्ट कॉर्पोरेट एक्शंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पास्ट कॉर्पोरेट एक्शंस देखें तो शेयर स्प्लिट हुआ था, जैसे कि हमने बताया कि फेस वैल्यू फिलहाल 1 है, तो ये शेयर स्प्लिट हुआ था जुलाई 2022 में 1:10 के रेशो में। प्राइसेस जो है वो डिवाइडेड बाई 10 हो गए थे और शेयर्स हमारे मल्टीपल बाई 10 हो गए थे। तो ऐसे में अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है तो अपने इन्वेस्टर्स को कंपाउंडेड इंटरेस्ट बनाकर दे सकती है। तो क्लियरली हमने आज टाटा स्टील्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो मैक्सिमम किस लेवल तक आप जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। टेक